नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बड़ी कवरेज में। देश में इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं। देश में इस वक्त जिन दो खबरों को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, एक खबर दिल्ली में बम धमाके की है और दूसरी बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग की है। इन दोनों खबरों पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी। आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल 25 से 30 तेजस्वी या नीतीश, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अगले 5 साल के लिए बिहार की सत्ता का सिंहासन किसका होगा? पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए वोटिंग हुई है और दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में आपको याद होगा 65.1% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 60% को पार कर गए हैं। और इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे सभी 2554 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटिंग खत्म होने के बाद एनडीटीवी इंडिया आपके लिए लेकर आया एग्जिट पोल की महाकवरेज। तो हम आपके लिए एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग सर्वे एजेंसीज के आंकड़े लेकर हाजिर हो रहे हैं और इन्हीं आंकड़ों पर हमारी ये नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी। यानी कि एक महा एग्जिट पोल जो बता रहा है कि किसकी सरकार बन रही है, सरकार रह रही है या सरकार जा रही है। मैं आपको वादा करता हूं, इतनी बड़ी जीत मिलेगी बिहार में, एनडीए की विजय विकास की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। देखिए, हम 160 से आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। मिनिमम 160 सीट एनडीए का आएगा। बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। एनडीए के प्रत्याशियों को खूब झोंक करके वोट दिया जा रहा है। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। वो बिहार की जनता ने किया है, ये बदलाव के स्पष्ट संकेत है। तो एनडीटीवी पर ये महा एग्जिट पोल की कवरेज अब शुरू हो रही है। थोड़ी देर में हम डेटा दिखाना शुरू करेंगे। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 0 है, लेकिन बहुत जल्दी से भरना शुरू होगा जब हमारा एग्जिट पोल के आंकड़े इसमें आने शुरू हो जाएंगे। सुमित, आपको बता दें कि आज 122 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण में 121 पे हुआ। कुल 243 की विधानसभा है। 50-50% के बीच आपस में बांटा गया। और आज जो पोल चल रहा है उसमें तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 3 बजे तक की पोलिंग में 60% का आंकड़ा पार कर चुका था। आखिरी 2-2.5 घंटे की पोलिंग बाकी थी। माना जा रहा है एक नया इतिहास इस बार बिहार में बिहार की आवाम, बिहार की जनता लिखने जा रही है। बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग का क्या मायने हैं, एग्जिट पोल किस तरफ जाने वाला है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है। 3 बजे तक 60% से ज्यादा की पोलिंग हो चुकी थी। 5 बजे के बाद का आंकड़ा करीब 5:30 बजे हमको मिलेगा। वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये आंकड़ा गया तो गया, कहां तक गया। पिछली बार अगर हम देखें, पहले फेज में 65% के आसपास पोलिंग हुई थी, जो कि 6 तारीख को हुआ। और आज 11 तारीख को जो पोलिंग हुई है, आखिरी 2 घंटे का वक्त बाकी था, उसके पहले ही 60% का फिगर पर यह आंकड़ा पहुंच चुका था। यानी आप मान सकते हैं कि इस वक्त जो चुनाव चल रहा है 20 जिलों की 122 सीटों पर, वो जबरदस्त वोटिंग बिहार में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं अभी तक 3 बजे तक के आंकड़े हैं जहां 60% वोटिंग पार कर चुकी है। थोड़ी देर बाद हम 5 बजे के बाद के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से पहले चरण में बम्पर वोटिंग के संकेत मिले हैं, कुछ इसी तरह के संकेत 3 बजे तक का मतदान बिहार में दे रहा है, क्योंकि 60.4% वोटिंग 3 बजे तक दूसरे चरण में हो गई है। और 2020 में ये जो 122 सीटें हैं, इसमें 44% वोट पड़ा था, केवल 44.5। यानी उससे करीब 15%, 15.5% वोटिंग ज्यादा हो चुकी है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, एसआईआर से कुछ करेक्शन हुआ है, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन, 15% से ऊपर का जंप, 15 से 20% का आंकड़ा अभी दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी कहानी लिखता हुआ बिहार इस बार दिखाई देता है। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर बद्री नारायण जी हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं,
मैं आपको बताऊं, हमारे साथ अजीत कुमार झा जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबके पास हम एक एक करके जाएंगे। लेकिन उससे पहले सीधे मनोरंजन भारती जी के पास जाते हैं, जिन्होंने इस बिहार चुनाव में बिहार का चप्पा चप्पा भी नाप लिया और आप तक एक एक खबर भी पहुंचा ली है। तो मनोरंजन जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब थोड़ी देर बाद तो एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे, लेकिन एक रिपोर्टर के आंकड़े क्या कह रहे हैं? शाम 5 बज गए हैं, जो आप फिगर्स देख रहे हैं, 60% 3 बजे तक की वोटिंग हो गई है। देखिए, मैं भागलपुर से जो है भागलपुर जिले में घूमता घूमता अभी मैं बिहपुर में आ चुका हूँ। ये भी भागलपुर जिला में एक जो वोटिंग का आंकड़ा बढ़ रहा है, इतने घूमने के बाद मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इस बार लोगों को सबको लगा है कि जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में, उस सबको वोट करना चाहिए। एक बात उनके दिमाग में आ गई SIR के बाद कि वोट जो है वो छोड़ना नहीं है। क्या पता हम इस बार वोट देने से चूक जाएंगे तो कल को हमारा कहीं अगली बार नाम ना कट जाए, जो चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं उनमें से नाम ना कट जाए। ये एक बड़ा इशू रहा है गांव-गांव घूमने के बाद। महिलाएं तो लाइन में हैं ही, पुरुष भी लाइन में है, लेकिन ये जो सेकेंड फेज है ये काफी महत्वपूर्ण। तो क्या मनोरंजन जी ये माना जाए, बंधन के लिए ये माना जाए कि जो लोग छठ में बिहार लौटे थे अपने घर में, वो छठ 28 तारीख को थी, आज 11 नवंबर हो रही है, यानी पिछले 14 दिन से वेट कर रहे थे, 14 दिन तक नौकरी पानी छोड़कर इसीलिए वहां पे बने रहे कि वोट डालना है वरना नाम कट जाएगा, तमाम सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। बहुत सारे लोग रुक गए, यदि जिनका वोट था वो सारे लोग रुके हैं यहाँ पर। बहुत जिनका वोट नहीं था, जिनका दिल्ली में या मुंबई में कहीं अपना वोट करवा लिया था, वो तो चले गए। लेकिन जो जिनका वोट था, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने ये कोशिश की है कि जिनका नाम है वो इस बार वोट दें, इसलिए परसेंटेज जो है आपको इतना हाई दिखा रहा है। और ओवरऑल यदि SIR में नाम कट गए तो आप समझ सकते हैं कि अब वो नाम कटने के बाद जब आप वोटिंग होगी, 32 लाख यदि नाम कटे हैं तो वोटिंग परसेंटेज जाएगा ही जाएगा ऊपर। लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा था कि ये चरण जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे NDA का खाता नहीं खुला था। NDA को अपनी सरकार, और इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग होने का एक मतलब ये भी है कि या तो NDA काफी बड़े बहुमत से लौट रही है या फिर परिवर्तन हो रहा है। मनोरंजन जी, कल आपका एक वीडियो देखा था, वो गोलगप्पा खाते हुए, ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है, किसके लिए गोलगप्पा तैयार कर रही है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन देखिए मुद्दे तो धरातल पे वही हैं जिनकी बात होती है, पलायन की, नौकरी की, शिक्षा की, ये सारे मुद्दे हैं। अभी किन मुद्दों पे वोट किया, और ये भी बात है कि प्रो जो है एक नीतीश कुमार के लिए भी बात दिखाई देती है, कोई उनसे नाराज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोग बात करते हैं कि पलायन हो रहा है, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। इसमें जो है मतदाता फंसा हुआ है। आप जो बता रहे हैं मुद्दों की इस बार बौछार थी, लेकिन किसको अपना मान रहे हैं वोटर, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा और 14 तारीख को बिल्कुल आंकड़ों के साथ पता चल जाएगा। हमारे साथ जैनेंद्र जुड़े हैं किशनगंज से और चंदन भी जुड़ गए मुजफ्फरपुर से। आपको बता दें, RJD के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो जयंत के पास जाए, प्रभाकर को भी मैं देख रही हूं स्क्रीन पर। प्रभाकर, आप कहां पर हैं? मैं बिहार के चुनाव में इस बार देखिए जिस तरह से बम्पर वोटिंग पहले चरण में हुई, दूसरी वोटिंग भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रही है। और प्रो इनकम्बेंसी की बात मनोरंजन जी ने कही, कुछ उस तरफ अगर इस प्रो इनकम्बेंसी इस बिहार चुनाव में इन आंकड़ों के जरिए आपको नजर आती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल का पिटारा खुलेगा, वो क्या कहेगा वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। देखिए, जहाँ तक जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें होती है, दो ही सूरत होती है। पहली ये होती है कि सरकार या तो बदलने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं या सरकार बचाने के लिए निकल रहे हैं, और जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि दोनों ही केसेस लगभग इक्वल नंबर में हुए हैं। इस बिहार में इस पर सबसे जो सुखद पहलू है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसका एक मतलब हम जरूर निकाल सकते हैं कि लड़ाई जो है या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी। यानी कि जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े डिसाइसिव आंकड़े होंगे, वो नंबर्स ऐसे होंगे कि या तो सरकार बम्पर नंबर से वापस आएगी या फिर बिल्कुल ही बाहर कर दी जाएगी। तो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसका दोनों ही मतलब निकलता है। सरकार यानी जो भी आएगा वो 160 के पार जाएगा, चाहे इंडिया है चाहे महागठबंधन है। प्रभाकर, आप जो कह रहे हैं बगैर नंबर दिए आएगा 160 के पार जाएगा, बिल्कुल मैं उसको मोटा मोटा ऐसे समझ लेता हूं। जैनेंद्र और चंदन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैनेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप किशनगंज में हैं। जैनेंद्र,
आज दिन भर, कल शाम से दिन भर टीवी चैनल्स पर, राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पर दिल्ली का ब्लास्ट छाया रहा। क्या इसका कोई इंपैक्ट वहां दिखा पोलिंग पर? क्या इसका असर वहां दिख रहा था, या किशनगंज की जनता अपने मुद्दों पर वोट कर रही है? देखिए सुमित जी, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। जाहिर सी बात है कि वोटरों को इसकी जानकारी थी, लेकिन जिन लोगों से मैंने बात की वो सब जो यहाँ के स्थानीय चुनावी मुद्दे हैं, चाहे विकास, रोजगार, पलायन, इनकी बातें कर रहे हैं। तो और अपना जो पार्टी प्रेफरेंस है वो बहुत क्लियर है वोटरों का, और अपनी पसंद की पार्टी और अपनी पसंद की उम्मीदवार को लोग वोट दे रहे थे। हालांकि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको लेकर चिंता जरूर थी, लेकिन वो कोई चुनावी मुद्दा मुझे बनता हुआ नजर नहीं आया। सीमांचल में लड़ाई त्रिकोणीय है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन और उन सबके बीच ओवैसी का दांव। पिछली बार उन्होंने 5 सीटें जीती थी, इस बार भी उन्होंने कैंप किया और काफी धुआंधार प्रचार किया। वोटिंग वाले दिन मुझे महसूस हुआ कि ओवैसी का जादू जो है वो अभी इस बार भी चलने की संभावना है। हालांकि अगर उन्होंने अच्छी फाइट दी तो उसमें फिर एनडीए की लॉटरी एक बार फिर सीमांचल में लग सकती है, इसकी भी संभावना है। लेकिन काफी कांटे की टक्कर सीमांचल की सभी सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई की दिखी सुमित जी। और जो जैनेंद्र, आप किशनगंज में वो लंबी कतारें भी मुझे तमाम बूथों पर। जैनेंद्र, आप किशनगंज में, जैसे पटना में मैंने बहुत से मुस्लिम वोटर्स से बात की, उस दौरान उनका वो हो सकता है पटना में ओवैसी के कैंडिडेट नहीं खड़े हैं तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं था ओवैसी को लेकर। वो ओवैसी को मानते ही नहीं है कहीं वो हैं। लेकिन किशनगंज में हो सकता है एक सोच अलग हो। पिछली बार ये कहा गया कि जो उनके कैंडिडेट जीते वो आरजेडी में चले गए, लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे थे। क्या ग्राउंड पर अभी भी वो वाला क्रेज आपको दिख रहा ओवैसी के लिए? यानी ओवैसी के लिए अगर क्रेज है तो नुकसान इसका महागठबंधन आरजेडी को होगा, या आपको लग रहा है अब लोग ओवैसी वाला रिस्क नहीं लेना चाहते? नहीं, देखिए ओवैसी तो निश्चित तौर पर एक फैक्टर है सीमांचल के इलाके में। हालांकि देखिए 2015 में बिल्कुल वो फ्रेश थे, 2020 में भी उनका स्लेट क्लीन था, और 2020 में तो उनके पास एक विधायक भी था। एक उपचुनाव में किशनगंज सदर सीट पर उनका एक विधायक था, तो एक नए जोश के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे और अटैक कर रहे थे। लेकिन इस बार के चुनाव में उनको कई सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, चाहे वो 4 विधायकों का टूट कर जाना हो, या फिर इस बार उन्हीं को टिकट देना हो जिनको 2020 में उन्होंने हराया था। तो लेकिन इस सबके बावजूद, समर्थन और विरोध के बावजूद, ओवैसी सीमांचल के चुनाव में एक सेंट्रल फिगर जरूर है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और यहां पर वो सभी सीटों का समीकरण बना और बिगाड़ रहे हैं। कुछ सीटों पर तो वो सीधी लड़ाई में है, और ओवैसी के साथ साथ जैसे अख्तरुल ईमान है, वो एक बड़े नेता है सीमांचल के, आरजेडी से पहले विधायक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, उनकी अपनी अपील है। तस्लीमुद्दीन के बेटे लड़ रहे हैं अपनी सीट पर अररिया के जोगी। हम डिटेल्स में आएंगे आपके पास जैनेंद्र, और रिपोर्टर्स का इनपुट ले लेते हैं। चंदन को मैं देख पा रहा हूं, चंदन मोतिहारी में है। चंदन, वहां भी जबरदस्त पोलिंग चल रही है मोतिहारी में, क्या वजह है इस पोलिंग की? बिल्कुल सुमित जी, अगर हम इस दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो ये जो पूरा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है, ये दूसरे चरण में आज जब 7:30 बजे फाइनल आंकड़े आएंगे तो मतदान प्रतिशत के लिहाज से ये सबसे ज्यादा होगा। 3 बजे के करीब ही 62% मतदान जो है वो नजर आया है, वो आंकड़ा आया है। हम रक्सौल तक गए, भारत और नेपाल की सीमा जहां लगती है वहां तक। कल दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ, उसके बाद से तमाम बॉर्डर्स पर अलर्ट है। हाई अलर्ट के बीच तमाम जो इलाके हैं उनमें भी मतदान को लेकर तमाम पोलिंग बूथ्स पर लोगों की जो कतार है वो सुबह से ही नजर आ रही थी। और सबसे अहम बात यह है कि जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है, जिसकी चर्चा पहले चरण में थी, कमोबेश दूसरे चरण में वो पहले चरण का भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई अगर नजर आए तो आश्चर्य होने की बात नहीं है। और एक और चीज अहम, चूंकि इस पूरे दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान मैं इस पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अलग अलग हिस्सों में घूमा, तो ये वो इलाका है जहां से प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले जनसुराज की शुरुआत की थी, यहीं से पदयात्रा की उन्होंने शुरुआत की थी। तो एक तरीके से इस बेल्ट पर कई ऐसी सीटें थी जहां जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आए हैं। प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है इस चुनाव में, इसे लेकर सबके अपने अपने आंकलन रहे हैं। अब वो फैक्टर चला है, नहीं चला है, एग्जिट पोल्स में चल रहा है कि नहीं, वो भी पता चलेगा। और एग्जिट पोल्स के बाद एग्जैक्ट जब नतीजे आएंगे उसमें कैसा चलेगा, उसके लिए थोड़े दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन जरा बता दें कि हमारे साथ जयंत जी हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं, और गुरु प्रकाश जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार जरा, क्योंकि अभी 5:14 हो रहे हैं, और जब हम एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को भरना शुरू करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 0-0 है, उससे पहले एक जरा आकलन
पार्टी के प्रवक्ताओं से ले लेते हैं कि बम्पर वोटिंग क्या उनके पक्ष में है। मुझे नहीं लगता सत्यप्रकाश जी आप इसको नकारेंगे, ये सब वोट नीतीश कुमार का, जेडीयू का। सुचारिता जी, बिहार में मतदाताओं में उत्साह था, खुशी थी, गुस्सा नहीं था, न सरकार के प्रति न हमारे नेता के प्रति। तो जब मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उसमें नकारात्मकता नहीं होगी, उत्साह हो मतदान में हिस्सा लेने का, तो वोट हमेशा सरकार बनाने के लिए होता है जो सरकार मौजूदा होती है। अब रही बात विपक्ष इसको अलग ढंग से देखेगा, मुझे उससे इनकार नहीं है, लेकिन आप कहीं नहीं पाएंगे बिहार के किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में कि नीतीश कुमार की कोई आलोचना कर रहा हो। चलिए सुन लेते हैं जयंत जिज्ञासु को। पढ़ाई, कमाई, दवाई, लिखाई, सुनवाई का कैंपेन चलाया पूरा का पूरा तेजस्वी। अवस्थी जी एक शब्द जोड़ दीजिए, वो उगाही वाली सरकार रही है। वो पढ़ाई, कमाई, दवाई तो हमने सिखाया उनको। महिला कल्याण कभी जीवन में राजद के घोषणा पत्र में नहीं होता था। आमतौर पर आप ये कह रहे हैं ये आपकी सरकार को बनाए रखने और नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए। अब जयंत जी इससे अग्री नहीं करेंगे, वो इससे सहमत नहीं होंगे। जयंत जी, ये सरकार बनाए रखने का वोट है। देखिए, कभी कभी आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा और आत्ममुग्धता में जीने का हक भी लोकतंत्र देता है, तो यह उनको मुबारक हो। इसी देश में कभी फील गुड और इंडिया शाइनिंग का एक चमकता हुआ अंधारा लेकर प्रमोद महाजन जी आ गए और समय से पहले चुनाव क्या हश्र हुआ आपने देखा। बिहार अति को पसंद नहीं करता और 17 वर्षों में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय आज भी बिहार में सबसे कम है। तो हमने इस चुनाव को एक एजेंडे पर लड़ा और हमारे प्लैंक पर आने के लिए हमने तमाम तरह के दंगाई बलवाई मानसिकता वाले लोगों को भी मजबूर किया और लोग आज बुनियादी सवालों पर बात करने लगे। इसका श्रेय निसंदेह एक विजनरी लीडर और कर्मयोगी नेता तेजस्वी जी को जाता है, जिन्होंने पिछली बार जी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का ये कहना है कि जनता के बीच में ये जो वोटिंग को लेकर उत्साह है, ये दरअसल प्रशांत किशोर की वजह से है। जन सुराज ने जो एक कैंपेन खड़ा किया बीते 3 साल में, उस वजह से बड़ी संख्या में युवा और वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी के हैं वो वोट करने के स्पेशली रुके रहे। अब सुमित जी, ऐसा है कि कभी कभी पेशेवर प्रबंधकों को जरूरत से ज्यादा स्पेस मिल जाता है और उनकी बातें इको होने लगती हैं, लेकिन हम लोग तो कभी भी चटक मटक बातों में यकीन नहीं करते। हमारा पूर्ण भरोसा इस जो हमारे सामने एक वेलफेयर स्टेट है उसको मजबूत करने में, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम प्रति परिवार कम से कम एक सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा, एग्जिट पोल्स अभी थोड़ी देर बाद उसके आंकड़े आएंगे, उसके आंकड़े आएंगे, अब उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं वो देखेंगे जरा। बीजेपी के गुरु प्रकाश पासवान भी मेरे साथ होंगे। गुरु प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाई ये इतनी लंबी लंबी जो पोलिंग हो रही है, बढ़ के चढ़ के, इसका क्या मतलब है गुरु प्रकाश? नहीं, इसका एक ही मतलब है सुमित जी, आप तो बिहार में भी थे, आपने देखा होगा एक बड़ा ही फंडामेंटल अंतर होता है एनडीए की रैलियों में और महागठबंधन की रैलियों में। हम लोगों ने भी देखा कि भाई आप महागठबंधन की रैलियों में एक भी महिला, मुश्किल से आपको एक महिला दिखती, लेकिन एनडीए की रैलियों में बढ़ चढ़कर महिलाएं आई थी और वही जन समर्थन, वही उत्साह, वही ऊर्जा और वही उमंग हमने अभी वोटिंग में भी देखा, पहले फेज में भी देखा और दूसरे फेज में भी देखा। ऐतिहासिक है, निर्णायक है। गुरु प्रकाश जी, महिलाएं हर बार इतना वोट करती रही हैं और क्लियर होंगी और 14 तारीख को, हाँ नहीं महिला वोट करती रही हैं। और लेकिन बुनियादी आप देखिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी और एनडीए की संयुक्त सरकार ने 2005 के बाद से ही, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आरक्षण की बात हो, डोमिसाइल में 35% तक आरक्षण की बात हो, बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी की बात हो। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, और ये समझने की आवश्यकता है, तेजस्वी यादव युवा है, वो लगातार बोलते रहे कि भाई ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, बिहार का वोटर इंतजार करता रह गया। वोटिंग खत्म होने वाला है सेकेंड फेज का, बिहार का चुनाव समाप्ति की तरफ है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ, वो रोड मैप क्या है अब तक सार्वजनिक सर, वो तो कह रहे हैं वोटिंग इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि हमने नौकरी रोजगार की बात की है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी 2 दिन और रुक जाइए, आप 2 दिन और रुक जाइए, इनका पुराना पटकथा वापस आने वाला है, वही एसआईआर, वही चुनाव आयोग, वही सीसीटीवी, इसी के इर्द गिर्द इनका मुद्दा घूमने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2014 के बाद से एक ट्रेंड देखा गया है, वरिष्ठ लोग बैठे हैं वहां पे, मैं देख पा रहा हूं, विजय जी बैठे हैं, बद्री नारायण जी बैठे हैं। 2014 के बाद एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि डिसाइसिव मैंडेट मिलता है किसी भी, अभी प्रभाकर जी को मैं सुन रहा था कि 160 प्लस 160 प्लस आएगा और स्पष्ट बहुमत आएगा। ये सरकार के पक्ष में आएगा, सुशासन के पक्ष में आएगा, गुड गवर्नेंस के पक्ष में आएगा, डबल इंजन सरकार। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ हैं गुरु प्रकाश जी, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रियंका जी, आप
कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस बम्पर वोटिंग पे? हालांकि आपका बहुत कुछ स्टेक पे नहीं है इस वक्त बिहार में, आप तो नंबर 2 की पार्टी के तौर पे लड़ रहे हैं वहां पे, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के लिए किसको श्रेय देंगे आप? तो मुझे इसका श्रेय मैं बिहार की जनता को दूंगी, और हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी सेकंड नंबर पर लड़ रहे हैं। हमारा पूरा गठबंधन लड़ रहा है और लगभग 243 सीटों पर लड़ रहा है। और ये जो बम्पर वोटिंग है, ये बिहार के बदलाव की वोटिंग है। बदलाव कहाँ होना है? शिक्षा और स्वास्थ्य में होना है, पलायन को रोकना है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना है, जिस तरह से गुंडा राज हो रहा है उसको रोकना है, जिस तरह से महिलाओं की अभी बात कर रहे थे। अरे भाई, महिलाओं को सबसे बड़ा दंश तो पलायन का महिलाएं झेलती। लगभग 3 करोड़ के लोग, जो लमसम लोग हैं, वो बाहर जाकर रोजगार के लिए 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो ये कौन दंश झेलता है? ये तो सबसे बड़ा दंश महिलाएं झेलती हैं, क्योंकि उनके पास ना उनका पिता होता है, ना उनके पति होते हैं, ना उनके जवान बच्चे होते हैं। तो ये महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करने जा रही हैं, क्योंकि महिलाओं को उनका अधिकार मिलने जा रहा है, जीविका दीदियों को उनका अधिकार मिलने जा रहा है, हर परिवार को एक नौकरी मिलने जा रही है। और वहाँ पर जीविका दीदी को तो 10,000 रुपए मिल चुके हैं और 10,000 भी मिल गए, मैंने सुना। अरे हम तो 30,000 दे रहे हैं भाई साहब। आप तो देंगे, यहाँ तो आ गए हैं। अरे तो इनको तो देना पड़ रहा है ना, ये तो मजबूरी होती है। जब 20 साल में कुछ नहीं दिया तो आपको 10,000। अब जो आ गया आदमी उस पर भरोसा करेगा कि जो आएगा उस पर भरोसा करेगा। और सुनिए, ये कहाँ बांटेंगे बताइए? ये तो इन्होंने एक बेंचमार्क बना दिया। अब ये बांटे जहाँ जहाँ इलेक्शन हो, जहाँ इलेक्शन हो रहा वहाँ महिलाओं को बांटे। चलिए देखते हैं। मैंने राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया ले ली। सुहेल और सुचारिता, एक बार अपने जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इनकी जाननी बहुत जरूरी है कि सुबह से हम इसको, मुझे लगता है इस चुनाव को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली क्योंकि ब्लास्ट की खबरें आ रही थी, उस पर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल से पहले सतीश जी, आपका आकलन क्या है? आपके आंकड़े, आपका भी एक अलग से एग्जिट पोल। एग्जिट पोल तो एग्जिट के लिए ही होते हैं, नहीं तो 400 में 240 नहीं आता, तो उसको छोड़ दीजिए। पर एग्जिट कहाँ हुआ 240 में? आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं 400 अगर सुनिए आप बहस कर रहे हैं 400 में। देखिए एग्जिट पोल वालों ने कहा 400 आएगा, 340 कम से कम गए, आ गया 240। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए बस। देखिए जो अभी ट्रेंड नजर आ रहा है, ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है। बात सही कह रहे थे मनोरंजन कि लोग अपना वोट बचाने के दिमाग से जा रहे हैं कि भैया इस बार नहीं गए तो गए, तो हमारा वोटर लिस्ट से नाम निकल जाएगा। जो ट्रेंड नजर आ रहा है, देखिए अभी तक जो मुझे समझ में आया है कि अधिकांश क्षेत्रों में रिकॉर्ड बम्पर ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है। जो लास्ट आंकड़ा आया उसमें नवादा, मधुबनी, रोहतास, अरवल और जहानाबाद में अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुई है। ये मैंने देखा। लेकिन मैं मोटे तौर पर ये कह सकता हूं, मेरे पास अभी एक मैसेज भी आया कि जमुई जिले में 3 सीटें जो है आरजेडी जीत रही है, 1 सीट जो है बीजेपी जीत रही है। और वो जो 3 सीटें जो दावा करने वाला व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका मतलब ये है कि जनता दल यू की भी सीटें आरजेडी ले रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसमें हमको लगता है कि महागठबंधन को एज है और बाकी किशनगंज। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। कह रहा हूं सुनिए प्रकाश जी बोलेंगे इस पर। एक मिनट बोलने दीजिए उनको, वो तो पार्टी वाले। मैं कह रहा हूँ आपके पास किसका मैसेज आया सतीश? मतलब किसी का मैसेज आया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। दिखा देता हूँ, आप दिखा लो यार भाई। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मेरे को एक बात बोलने दीजिए, उसके बाद उनके पास जाइएगा। देखिए आज जो मनीष वर्मा का बयान छपा है वो बहुत कुछ कहता है। मनीष वर्मा सत्यप्रकाश जी को पता होगा कौन है और आगे क्या होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो नीतीश जी के नाम पर पूरी वो नहीं बनी, वो जो घोषित नहीं हुआ, ऐलान नहीं हुआ, वो उसने नुकसान पहुंचाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। और नीतीश जी आज अपने 4-5 पार्टी के नेताओं को कि हाँ क्यों गए, ये भी सत्यप्रकाश जी से पूछ लीजिएगा। मैं समझता हूं कि जो हमें जो समझ में आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को, अगर जेडीयू को नुकसान नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये महागठबंधन को थोड़ा एज। अब बीजेपी का रिएक्शन गुरु प्रकाश जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश जी, अब जेडीयू की सीटें 2010 से अगर देखें तो लगातार कम हुई हैं। अब इनका आंकलन है सतीश जी का कि आपकी सीटें जेडीयू की भी आरजेडी में जाएंगी, ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो। देखिए मेरे पास भी 2 मैसेज आया है और जमुई से ही आया है। और वो मैसेज कह रहा है कि सुमित सिंह हमारे जीत रहे हैं। अभी आ रहे हैं। सतीश बाबू रुकिए ना, ये जो मैसेज खेलते हैं ना, ये सुपारी किलिंग है आपका और कुछ नहीं है जेडीयू के खिलाफ। हमारे पास मैसेजों का भी दौर है, अंदर का भी मैसेज है। ये बात सही है कि 2010 में एक बहुत अप्रत्याशित जीत हुई थी। 15 में चुनाव किसी और के साथ लड़े थे
और पिछला चुनाव चूंकि चिराग पासवान हमारे साथ नहीं थे, इस बार 5 पार्टियां एक साथ खड़ी हैं और वो अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मनीष वर्मा के बयान में बताइए ना, उन्होंने क्यों कहा? मनीष वर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष हैं, सबसे क्लोज है नीतीश कुमार के आज की डेट में। उनका ये कहना है कि उनके नाम का अनाउंसमेंट ना करना सीएम के तौर पर इसने नुकसान किया। इस बात का जवाब है आपके पास? मनीष वर्मा पार्टी के महासचिव हैं, नीतीश जी के करीबी हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो सलाहकार भी रहे हैं और पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अगर कोई एक बात रखी अपने निजी विचारों में, वो बात अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी के नाम पर बिहार में कोई किसी भी प्रकार की कहीं कोई नकारात्मकता नहीं थी। लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर सम्मान में नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हुए ग्राउंड पर वोट दिया। ग्राउंड पर भी अगर आप जाएंगे पटना में तो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, उनकी आलोचना और निंदा नहीं करता है। मैंने बिहार में लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों है, नीतीश के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है, तो बहुत से लोगों ने कहा ये हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, हम बड़ों का सम्मान करते हैं इसलिए नहीं बोलते। बेशक कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन बम्पर वोटिंग, मैं जरा ग्राफिक्स प्ले कर रहा हूं, बम्पर वोटिंग हो रही है बिहार में, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। विजय जी, अगर आप बताएं दर्शकों को कि बम्पर वोटिंग के मायने क्या है? पिछली बार 65% लगभग और इस बार ये वोटिंग 70% तक जाएगी क्या? मोस्ट प्रोबेबली 70 तक जा सकती है, 65 से तो ऊपर ही जाने वाली है, खासतौर से सेकंड फेज की। जिस तरह से आज सुबह से ही हम लोग देख रहे थे कि 9 बजे भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में 15% तक की वोटिंग हो गई थी। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि एसआईआर के बाद और पूरे प्रदेश में ये माहौल बना कि यदि वोट नहीं डालेंगे तो एक तो वोट कटेगा ही आपका। आप मनोरंजन के साथ जा रहे हैं, दूसरा जो लोग सिर्फ चेक करने जा रहे हैं मेरा वोट है या नहीं। इसके अलावा जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा नहीं मिलेगा, ये भी एक माहौल बनाया गया था कि यदि इस बार वोट नहीं दिया तो जो अन्न का 5 किलो अनाज मिलता है, उज्ज्वला है, वो सब योजनाओं से भी आपका नाम कट सकता है। वो एक बड़ी वजह रही और एसआईआर की वजह से लोगों को लगा कि इस बार तो वोट डालना जरूरी है। आपको भी लगता है ये बम्पर वोटिंग जो बात कह रहे हैं सीधा सिर्फ एसआईआर से ताल्लुक है? देखिए, जब तक वोटिंग के फाइनल परसेंटेज नहीं आ जाते, जो मुझे लगता है 70% है, उसमें एसआईआर का कितना रोल होगा, क्योंकि 70% वो एसआईआर के बाद है। तो अगर एसआईआर को हम ऐड करें तो शायद वो 65-66% हो सकता है। तो वो नंबर, वो आंकड़ा पहला देखना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, 2 या 3 कारण थे। एक के हमारा वोट चलाना जाए, एक के हमारी जो सुविधाएं वो ना चली जाए, और तीसरा क्या ये परिवर्तन के लिए या कंटिन्यूएशन के लिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे मनोरंजन जी ने कहा, बड़ी बात, आप दो एक्सपर्ट सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि एसआईआर, लेकिन परिवर्तन वाली बात नहीं कह रहे हैं। जय, आप बोलेंगे? देखिए, जहां भी ये महिलाओं की स्कीमें चली हैं, मैं 2 राज्यों का उदाहरण लेना चाहता हूं, एक महाराष्ट्र और एक मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में भी फाइनल टैली वो 66.05% टर्नआउट, मध्य प्रदेश में 77 था। तो कहीं ना कहीं बिहार उसी श्रेणी में अब बैठ रहा है कि अगर महिलाओं के प्रति स्कीमें और डोल्स निकली तो 66-70 टच होना है। ये जो हम ग्राफिक चला रहे हैं, हाँ। यानी अगर आप कह रहे हैं कि ये हरियाणा जैसा, मध्य प्रदेश जैसा, महाराष्ट्र जैसा होगा, बिल्कुल, और उससे पहले वो जो पैसा रिलीज किया गया महिलाओं को, वैसा रिजल्ट होगा, तो फिर जो लोग दावा कर रहे हैं, मैं नतीजों की बात नहीं कर रहा, मैं टर्नआउट की बात कर रहा हूं। वहां भी इसी मात्रा का टर्नआउट देखा पैसे की वजह से ही हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन नतीजों का हम अभी आकलन नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा। आप ये कह रहे हैं कि पैसा ले लिया सरकार से, लेकिन वोट कहीं और जा रहा है, ये भी। लेकिन वोट देने के लिए गए जरूर, लेकिन वोट देने के लिए गए जरूर, वोट देने। जी सुमित जी, रहे हैं और अभी वो सीट का आंकड़ा देने से बचना चाह रहे हैं, लेकिन खैर हम आएंगे। मेरे साथ बद्री जी भी है, मेरे साथ संजीव भी है, इनका रिएक्शन लेना बाकी है। बद्री जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बढ़ी हुई बम्पर वोटिंग पर, इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि ये बम्पर वोटिंग हुई है, इससे कई मायने हैं जी। एक तो मायना ये है कि ये एक जो थियरी है कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है, जबकि ये शो करता है कि ये डेमोक्रेटिक अपसर्ज है। इतना आप पूरी दुनिया में देखिए 65% से 55% ग्लोबल वोटिंग परसेंटेज का रेट है, और इंडिया में इतना ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कि कोई डेमोक्रेटिक अपसर्ज जनता के बीच है। कारण चाहे जो सबसे कारण क्या हो सकते हैं? एक कारण तो उसका ये हो सकता है कि भाई हमारी राइट्स जो हमको मिलना है, यानी बेनिफिशियरी में जो तब्दीली है, बेनिफिशियरी चेतना लोगों में बढ़ी है, उसके कारण लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं। उसमें एसआईआर ऐड करता है, क्योंकि एसआईआर ने 2 काम किया। एक तो इनसिक्योरिटी भी पैदा की कि हमारा वोट कहीं कट तो नहीं गया, या हमें हम हैं कि नहीं वहाँ, तो जाके टेस्ट करना। और वो टेस्ट वोट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको सिटीजन
और सिटीजन के साथ जुड़े हुए राइट्स। और इस बार वेलफेयर स्कीम्स ने ये साबित कर दिया गवर्नमेंट के कि सिटीजन के प्रति जितने भी राइट्स हैं, उनके वेलफेयर हैं, उनको मिलते रहेंगे। इससे पहले के चुनावों में भी जो बात अभी इस पर चर्चा हो रही थी, वो बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से ये स्कीम्स रही हैं पिछले चुनावों में, उनका असर वोटिंग पर पड़ा है। अब एक बार संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे। संजीव जी, जो बात सतीश जी ने कही वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। जेडीयू का जो फॉलिंग ग्राफ रहा है 2010, 2015, 2020, क्या वो इस बार भी सीटें कम होती दिख रही? क्योंकि एक धड़ा ऐसा है जो मानता है इस चुनाव का एक्स फैक्टर नीतीश कुमार ही है। देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 25,000 सीट्स नहीं आएंगी। फॉलिंग ग्राफ की आप बात कर रही हैं, लेकिन मैं करीब हफ्ते भर बिहार में घूमा था। अब ठीक है, बिहार को हफ्ते भर में समेट पाना मुश्किल है, और लेकिन जिन रीजन्स में मैं गया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, वहाँ पे तो मुझे नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात सुनाई नहीं थी। एग्जैक्टली कोई आवाज़ नहीं थी। इनफैक्ट जैसे अभी एक साथी बोल रहे थे कि हम दिल्ली से अपने घर से बहुत सोच के गए थे कि बड़ा ये अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, पूरी तरह से मानसिक रूप से इतने स्वस्थ हैं कि नहीं, फिट हैं कि नहीं, बट ये हमारा दूर का परसेप्शन था। ग्राउंड पे तो इसकी कोई चर्चा नहीं थी। 84 रैलियां की और इनफैक्ट रोड शो किए हैं उन्होंने जो रैलीज की, वो भी एक तरह का भ्रामक है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते थे, किसी से मिले नहीं। उनकी एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस थी, उनको मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा था, उनको बचा के रखा जा रहा था। लेकिन वो अपने पर्चे से पूरा पढ़ते थे, जनता के हाथ ऊंचा करवाते थे कि भाई जो एनडीए को वोट देंगे। तो मतलब सारा एक लेवल पे मैनेज था, लेकिन एक लेवल पे कन्विंसिंग भी था कि भाई इतना तो है कि ये तो इम्पोर्टेंट बात है। नाराजगी तो नजर आई नहीं है ग्राउंड पर। मैं ग्राउंड से मैसेज आ रहे हैं भैया, ये पहले उनको बोलने दीजिए या फिर मैं बोलूं। इसमें ऐड करना चाहता हूं जो संजीव जी कह रहे थे कि न केवल नीतीश के खिलाफ कोई आवाज थी, बट नीतीश का ग्लोरिफिकेशन था महिलाओं में। जिस तरह से वो कह रही थी भाई नीतीश के कारण ही हमें ये सब मिला है। मैं एग्जैक्टली यही बात कंप्लीट करना चाह रहा था, मैं यही वाली बात पे जो ये बोले कि एक्चुअली उनके लिए एग्जैक्टली सहानुभूति थी, सम्मानता। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी था, अंतिम चुनाव है शायद इनका, और जब हम कहते थे कि जो फिट नहीं है पूरे, तो उन्होंने कहा भाई बाप बूढ़ा हो जाएगा तो निकाल देंगे क्या, तो ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ। सो नीतीश कुमार एक बार फिर पिछले 20 साल की तरह से मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, वो तेजस्वी है शायद, लेकिन एक्स फैक्टर जो है कि वो जिस तरफ जाएगा तो उसकी सरकार बनेगी। संजीव जी, मेरा इसमें मानना, एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ कि संजीव जी, मुझे लगता है बिहार में बहुत बड़े स्टेचर लीडर होते जाएंगे, चाहे वो रहे या ना रहे। सर, मुझे तो लगता है नीतीश कुमार गेन करने वाले। वहां लोगों से बात करिए, पिछली बार वो सबसे कम थे अगर, तो इस बार वो गेन करेंगे। सतीश जी, आप हो सकता है इससे इत्तेफाक ना रखते हो, तहसीन अपनी बात पूरी करें फिर बोले। मैं बस इतना ही कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि नीतीश का सुपड़ा साफ हो रहा है। मैं भी मानता हूं कि नीतीश का जो है पहले से बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। पर आपने महागठबंधन का एज अभी भी कह रहा हूं महागठबंधन का आप कह रहे हैं महागठबंधन भी जीत रहा है और जेडीयू भी जीत रही है। देखिए, तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी हार रही है। बीजेपी तो आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि नुकसान हो रहा है। एक मिनट, आप बात पूरा होने दीजिए। मैं देख लीजिए, मैंने कहा महागठबंधन को एज है। मैंने ये कहने की कोशिश की कि जनता दल यू का भी जो मेरे पास रिपोर्ट है, दावे हैं, वो सीट घटती है वहां पे जहां एक पर्टिकुलर एरिया का बात कर रहा हूं। इसका मतलब ओवरऑल बढ़ रही है, नीतीश जी की सीटें घट रही है। आप लोग समझ नहीं पाए इस बात को। अरे मुझे एक चीज जाननी है, ऑन अ लाइटर नोट, मिश्रा जी और सिंह साहब को अंदर की रिपोर्ट कैसी आती जब हम में से किसी को नहीं आती? इनको सबको अंदर की रिपोर्ट। सीरियस नोट, ये जो हम आकलन लगाते कि महिला इंडेप्टेड टू नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आवाम का इंसल्ट है। अगर नीतीश कुमार जी ने कुछ किया है और चुनाव के कुछ दिन पहले 10,000 रुपए अनबजटेड स्कीम से देना पड़ा, तो मुझे लेकिन सिर्फ ये अनबजटेड स्कीम नहीं, जय जी बताएंगे। नीतीश कुमार को लेकर यह भी है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को सुरक्षा दी है। वहां महिलाओं से आप बात करेंगे, पहली चीज महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जय जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, एक चीज है, महिला भी युवा होती है और महिलाओं की भी जाति होती है। नहीं, लेकिन दो तीन पहली बात, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जरा बता दें, बिहार चुनाव में बम्पर वोटिंग के आंकड़े आ रहे हैं। अब हमने आपको बताया था 3 बजे तक के आंकड़े, 5 बजे तक के आंकड़े आ गए। 67.14% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। 67.14% वोटिंग।
ये 5 बजे तक का दूसरे चरण का वोटिंग परसेंटेज है जो आपको बता रहे हैं। और ये देखिए जिस तरह के आंकड़े आए हैं, ये बम्पर वोटिंग सतीश जी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह के आंकड़े पिछले चुनावों में नहीं देखे गए हैं। ऐतिहासिक है। 75 साल में सबसे ज्यादा है। मजे की बात है। इसके 5 कारण है, उतने में नहीं जाऊंगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। बुनियादी बात जो मनोरंजन ने कही कि सब लोग जा रहे हैं भैया एक बार इस बार वोट नहीं दिए तो सब पूरा उड़िए जाएगा। बहुत से लोग तो बिहार में शहरों से नाम कटा के अपने गांव में ले गए हैं। ये आप लोग को पता नहीं होगा। कारण है उनको लगता है कि जो गांव वाला जमीन है कहीं उड़ ना जाए तो दावा ज्यादा मजबूत होता है। ये सब सुन, जमीन नहीं था तभी वो शहर गए थे। प्राग्मेटिक कारणों के साथ विजय जी बोलना चाह रहे हैं। विजय जी, सतीश जी जमीन होती तो शहर क्यों जाते? विजय जी एक आंकलन देना चाह रहे हैं। विजय केवल एक लाइन में कहना चाहता हूं कि ये जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, उनमें कांग्रेस भी, उनमें सबसे ज्यादा यदि किसी को फायदा होने वाला लगता है मुझे, वो जेडीयू को लगता है कि जेडीयू की सीट सबसे ज्यादा बढ़ सकती है। और कांग्रेस, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एक तो ये महिला वाला फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, और जो वो स्ट्रेटेजी वाइज भी हो सकता है। इनकम्बेंसी क्यों नहीं? एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग बोलते रहिए। एक बात हमको आप लोग एक्सरे करके जमीन वाले लोग और यहाँ ड्राइंग रूम वाले लोग सब बता दीजिए कि क्या जेडीयू का एक मुफ्त वोट जो वोट बैंक का है, उसका वोट बैंक है ईबीसी, एमबीसी, महादलित, लवकुश, कोयरी, कुर्मी, क्या एक मुफ्त भाजपा में वो ट्रांसफर हुआ है? पर सतीश जी एक बात बताइए ना, आप जब ये बात कहते हैं तो आप पहले भी हुआ ये वोट ट्रांसफर। सतीश जी जय जी आप केवल एक ऐतिहासिक के साथ, ठीक है, चुनाव हुआ और स्ट्राइक रेट एनडीए का बिहार में सबसे तगड़ा रहा। सारा वोट ट्रांसफर हुआ और 31 सीट जीता हमने। और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी साथ में खड़े हैं। फिर से आप समझिए वोट का ट्रांसफर नीतीश कुमार जी के वो मैजिक है जो हमेशा होता रहा है और अभी भी हुआ है। गुरु प्रकाश जी बोलना चाह रहे हैं। का वोट ट्रांसफर हुआ कि हुआ? चिराग पासवान तभी तो नीतीश कुमार जी ने वो मैजिक दिखाया ना वहां पे। जेडीयू का वोट चिराग पासवान जी से जब वो मिले छठ के समय, वो मैजिक फायदा चाहती है। दो लोग एक साथ बोल रहे हैं। डिमीन आप हो सकते हैं जी, एक साथ बोल रहे हैं। जनता अपने आप में ये एक डेमोक्रेटिक चेतना के उभार का भी प्रतीक है। और आपको पता है कि ये जो उभार है इसके बहुत सारे फैक्टर्स है बिहार में। सोशल मूवमेंट है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, इनको भी आपको, यानी सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो वोट के लिए, पैसे के लिए और इसके लिए वोट दे रही है। जनता का एक जन जागरण भी है। ये जो इंटरेस्टिंग है, जेडीयू की सीटें अलग और बीजेपी की सीटें अलग करके देखना, इसको जरूरी है कि जेडीयू की सीटें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बीजेपी की सीटें घट रही, बढ़ रही हैं। गुरु प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, अच्छा एक बार जरा बड़ी खबर जरूर बता दें। किशनगंज से देखिए, अलग अलग जिलों से जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है हमारे पास, वो आपकी स्क्रीन पर है। पूर्णिया से 73.79%, सुपौल में 70.69%। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के 5 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। और ये ऐतिहासिक है जिस तरह की वोटिंग बिहार में हुई है पहले चरण में, और अब दूसरे चरण में तकरीबन 76% वोटिंग किशनगंज में हुई है। कटिहार में 72% से ज्यादा, सुचरिता पूर्णिया में 73% से ज्यादा। ये बम्पर वोटिंग बता रही है। जिस तरह सतीश जी कह रहे हैं 75 साल में ऐसी वोटिंग नहीं हुई। गुरु प्रकाश, बड़ी बात यह है कि आप सीमांचल, आप अपने हिसाब से इसका आकलन कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है तो हमारे हक में हुई है। आरजेडी अपने हिसाब से इस बम्पर वोटिंग का आकलन कर रही है। देखिए, सीमांचल की बात हो रही है और मैं सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। इन चुनावों की जब पृष्ठभूमि लिखी जाएगी तो एक बात जरूर लिखा जाएगा, ये चुनाव सिद्ध कर दिया कि भाई महागठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए तुष्टीकरण बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। अब इमरान प्रतापगढ़ी जो रहते हैं दिल्ली में, यहाँ आए थे किशनगंज में प्रचार करने, उन्होंने कह दिया कि भाई मुसलमान समाज का डिप्टी सीएम होगा। अलाउर ने कह दिया मुसलमान समाज का डिप्टी सीएम होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, दरभंगा का गौड़ाबौड़ाम सीट जो कि बहुत ही क्रिटिकल सीट है, बहुत ही क्रूशियल सीट है, वहां सन ऑफ मलाक के भाई को अपमानित किया और वहां से उनकी उम्मीदवारी वापस करवाई।